लोकसभा ने जो अभी तक जिन जिन मुद्दों पे काम किया है उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत अहम मुद्दे हैं। ये जो पहाड़ी एरिया है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे स्वास्थ्य से को लेकर के है। बड़ा दुर्भाग्य ऐसा लगता है कि भाई पहले तो संस्थाएं होती ही नहीं, अगर संस्थाएं हो भी जाएं तो वहाँ पे कहीं कोई डॉक्टर नहीं होता, कहीं पे कोई फार्मासिस्ट नहीं है। और अब आपको क्या बताएं कि पिछले 5 साल से हमारे इस पूरे क्षेत्र में कहें तो पूरी बद्दी कंस्टिट्यूएंसी में 2 एक्सरे प्लांट्स हैं। यानी बद्दी में भी एक्सरे प्लांट है, 2 एक्सरे प्लांट हैं, एक चंडी में है और एक पट्टा में। पिछले 5 सालों से एक कोई भी ये टोटल बंद पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे रेडियोग्राफर है ही नहीं। और मैं भी चेक कर रहा था कि बद्दी में रेडियोग्राफर है लेकिन वो प्लांट नहीं है। विडंबना देखिए, बद्दी में रेडियोग्राफर है और यहाँ 5 साल से खाली पड़ी है। किसी भी ऊपर एक भी हॉस्पिटल में आपको लैब टेक्नीशियन नहीं है। चंडी, गोयला, उठाड़, यहाँ पट्टा, इसका मतलब टेस्ट किस चीज़, अगर एचपी का भी टेस्ट करना हो तो शायद संभव नहीं है। तो और अगर आप दूर दराज की बात नहीं, ये तो मैंने सेंटरों की बात करती, जो हमारे जो पीएससी यहाँ पे पीएससी एक कोयला में है, दुर्गापुर में है, उठार में है और 2 सीएससी हैं। लेकिन सीएससी का फायदा कुछ नहीं है जब ना कोई टेस्ट वहाँ पे हो सकता है, ना कोई एक्सरे वहाँ पे हो सकता है। अगर डॉक्टर साहब बैठे हुए होंगे तो बेचारे क्या कर लेंगे वो। और सबसे बुरी हालत तो उनकी जहाँ सबसे ज़्यादा जरूरत है। से मैं आपको बताऊं कि धारडी दुर्गापुर में पीएससी है, डॉक्टर भी है पर कागजों में, यानी महीने में 4 दिन भी डॉक्टर नहीं होते वहाँ पे। किसी को कोई पता नहीं है कब डॉक्टर आते हैं कब जाते हैं, कोई वहाँ कुछ नहीं होता है। हालांकि बिल्डिंग भी है, सरकारी बिल्डिंग है वहाँ बना रखी, काफ़ी सरकार ने जो है मेरा ख्याल अच्छा खासा पैसा खर्च करके बनाया है। कहाँ बैठते हैं? क्या कहना आपका, क्यों ये चीज़ें जो आपकी वार्ता करते हैं इसमें कि जो ये चीज़ें आपको मिलनी चाहिए थी आज तक क्यों नहीं मिली? सिंपल सी बात है, कोई देखने वाला नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब कह रहे डॉक्टर है वहाँ पे और वो जो है अब चंडी बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, डीएमओ को देखना चाहिए था उनको, जो है डिस्ट्रिक्ट में सीएमओ को देखना चाहिए। लोग बाग तो अपनी शिकायत कर ही सकते हैं। और ये जो 2 शायद यही है कि भाई कोई लोग शोर नहीं करते होंगे, ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग जैसे बाकी जगह में आंदोलन है, यहाँ आंदोलन नहीं होता, इसलिए ठीक है, चल रहा है, काम चल रहा है। अदरवाइज तो समझिए कि कुछ भी नहीं होगा। उस जमाने का भी 50 लाख का प्लांट होगा, दोनों जगह लगे हुए, वो जगह खराब हो गए होंगे अभी तक 5 साल से नहीं चले। पिछली सरकार के टाइम में बंदा रिटायर हुआ था, इस सरकार के भी 4 साल हो गए, कोई तवज्जो नहीं दिया किसी की तरफ से नहीं। और अब तो मतलब टेक्नीशियन जो है वो भी नहीं है, तो क्या टेस्ट करते होंगे। तो ये तो है हालात आपका मेडिकल का। अब अगर आप पीएससी जो आपके सब सेंटर्स हैं, पूरी कंस्टिट्यूंसी में आपको बताऊं कि टोटल 33 सब सेंटर हैं, जिसमें टोटल 66 आपके लोग होने चाहिए थे। उसके अगेंस्ट में आपके पास सिर्फ 22 लोग हैं जो आपके सब सेंटरों में फीमेल हेल्थ वर्कर और मेल हेल्थ वर्कर, यानी 33 हैं, एक मेल होना चाहिए, फीमेल 66 होने चाहिए। उनकी जगह में सिर्फ मेल हेल्थ वर्कर सिर्फ 6 हैं और फीमेल हेल्थ वर्कर 16 है। क्या सर्विसेज में मिलेगी अंदाजा लगाया जा सकता है। इस विषय में कोई कदम उठाया गया है वहाँ की स्थानीय जनता के तरफ से, या किसी ने इस चीज़ की आवाज़ उठाने की कोशिश की? स्थानीय जनता की तो बात नहीं कर सकते। महलोक सभा ने समय समय पर सबको चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं होती। आजकल बड़ा बदकिस्मती हो गई है कि जब तक पॉलिटिकली कोई चीज़ ना उठे तब तक उसको चीज़ को प्रॉब्लम ही नहीं माना जाता। अगर पॉलिटिकली मुद्दे पे उठाई जाएगी बात तभी होगा, बाकी कोई समाधान ही नहीं होगा।
सबका काम चल रहा है। लोग बाग यहाँ छोड़ के बाद जिसको दिक्कत पट्टा में होती है तो नीचे बदी चला जाता होगा, क्या करेगा। तो ये है कि हम लोग सब अपनी तरफ से चिट्ठियाँ लिखती रहे, कुछ बड़ा उसका समाधान नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त और जानना चाहूँगा, जिस तरह से दुर्गापुर धारड़ी की बात की जा रही है, वहाँ पर शहीद धर्मेंद्र सिंह नाम के नाम पर जो आयुर्वेदिक औषधालय की बड़ी पुरानी एक घोषणा की गई थी कि वहाँ खुलेगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मेरे ख्याल से अभी तक वहाँ पर वो औषधालय भी नहीं खुल पाया है, जिससे मेरे ख्याल से जो सुविधाएं अगर आयुर्वेद की तरफ से भी जनता को मिलनी चाहिए वो भी वहाँ नहीं मिल पाई हैं। उसके लिए महल लोक सभा ने कुछ किया? वो भी ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब जो चीज़ है वो तो काम नहीं कर रही है, तो नई चीज़ एक और ले दे। आखिर में जो पैसा, एक बात समझना पड़ेगा हमारे को, जो भी पैसा खर्च हो रहा है, जो पैसा लगता है, हमारा ही पैसा है। हम एग्जिस्टिंग चीज़ को चला पाने में टोटल जो है असमर्थ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वहाँ पे आया भी आया, तो उसका बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो है वो तो है, उसकी भी टाइम पे जो है आयुर्वेद वाली भी लेटर उठाते, चिट्ठियाँ भेजते रहे, लेकिन उसमें एक ही कहा जा रहा है कि यहाँ पे कैचमेंट एरिया कम है और यहाँ पे ऑलरेडी PHC दे रखी है, तो साहब इसलिए आयुर्वेदिक जो है कोई बात बनती, ये डिपार्टमेंट का है। हाँ, मैं वो तो हमारे सेक्टर बता आपको बाद में डिटेल दे देंगे, डेट वाइज और लेटर भी दे देंगे, इसके कॉपी आपको दे देंगे। तो अगर और मुद्दे हम उठा लें तो अब हम नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम लोग बूढ़े लोग हैं, मैं आपको जब मैं पढ़ता था पूरी कंस्टिट्यूंसी में 2 स्कूल होते थे, एक हाई स्कूल यही पट्टा और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुरोटी। आज की डेट में 20 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गए और 10 हाई स्कूल हैं। बट देखिए विडंबना देखिए कि इन स्कूलों का कितना फायदा हो रहा है। एक NTSC का एग्जामिनेशन लेती है भारत सरकार, लेती है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लेती है, SCERT के थ्रू हर साल होता है। ऐसे में हिमाचल के लिए अगर पिछले साल का जो एग्ज़ाम हुआ था, मैं आप उसके आंकड़े बताऊंगा आपको, बड़े बहुत आप जो है आपको चिंता में डालेगा। अरे पूरे हिमाचल के आंकड़े हैं, पूरे हिमाचल में 2824 हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं और NTSC में पूरी स्टेट से 59 बच्चे सिलेक्ट होते हैं और सरकारी स्कूलों का योगदान सिर्फ 3 का है, और वो भी 3 कौन से, 56, 57, 58 लास्ट रैंक में। यानी इसका मतलब हुआ कि 59 में से 56 बच्चे प्राइवेट स्कूलों के हैं। तो क्या ये जो हम एक्चुअली पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे यहाँ से हम देखते हैं, हम महल लोक सभा हर साल जो बच्चों को सम्मानित करती है, जो बच्चे 85% या इसके आसपास मार्क्स लाते हैं, हर साल करते हैं, लेकिन उसका कोई बड़ा कोई हमें कहीं नज़र नहीं आता कि कोई IIT में सेलेक्ट हो गया होगा, इवन NIT में सेलेक्ट हो गया, और कहीं कोई नज़र नहीं आता। कोई IAS ऑफिसर बन गया होगा इस एरिए से, या कोई इवन PCS के लिए भी जो यहाँ लोकल नहीं निकल पा रहा है बच्चा। स्कूल भी बहुत हो गए, सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन जो एक्चुअल स्थिति हुई ये है कि भाई हम 59 में से सरकारी स्कूलों का योगदान 224 स्कूलों का योगदान सिर्फ 3 बच्चे, और आखिरी 3 बच्चे, और उनके नंबर बताऊंगा मैं तो आप और चिंतित रहेंगे। आखिरी बच्चे के तो मार्क्स हैं वो हैं 33%। फिजिकली हैंडीकैप्ड का बच्चा सिलेक्ट हुआ है ऑल इंडिया बेस में कम्पीट करने के लिए, पता नहीं क्या किया होगा उसने इस साल तो रिजल्ट नहीं, पिछले साल का रिजल्ट बता रहा हूँ मैं आपको। उसके 200 में से 66 नंबर हैं। इसका मतलब बाकी बच्चों के 66 भी नहीं आए हैं।
2 बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की तरफ से आए हैं, एक दोनों के 105, इसका मतलब हुआ यानी 53% नंबर है। तो ये हमारा स्कूलों की स्थिति है। और अब तो एक और बड़ा मजा हो गया है, अब ये जो वोटों का सिस्टम हो गया, उसने गांव-गांव में स्कूल खोलने की एक होड़ लग गई है। उसका असल में फायदा कितना हो रहा है, मैं तो कहूँगा इसके ऊपर कोई ढंग से रिसर्च हो। हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि 20 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, 20 में से 12 स्कूल ऐसे जहाँ सिर्फ 8 सब्जेक्ट हैं। जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, हर जगह में साइंस की जरूरत पड़ रही है, लेकिन हमारे यहाँ 12 स्कूल ऐसे हैं 20 में से, जिन 12 स्कूलों में सिर्फ आर्ट्स से, और वो ऐसी जगहों के स्कूल हैं जहाँ से बाकी स्कूल दूर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के तो बच्चों को तो आपने उनको एक किस्म से डिस्टाइन कर दिया है कि भाई तुम कहीं तरक्की नहीं कर, तुमने यही आर्ट उठ करके कर लो, आप 10वीं+2 कर लो, बात खत्म होगी, तुम्हारा यही। पहले कम से कम ये तो था कि भाई एक जो मेन स्कूल था वहाँ बच्चे आते थे। अब और ख़ासकर लड़कियों को बड़ी प्रॉब्लम है, अब वो लड़कियाँ जो हैं वो बिल्कुल ही नहीं आ पा रही हैं। तो वो एक समस्या है कि भाई स्कूल खोलना ठीक है, स्कूल खोले जाने चाहिए, लेकिन पूरा पैराफर्नेलिया दिया जाए, पहले पूरी तैयारी की जाए, पूरे साइंस और कॉमर्स की क्लासेस चलाई जाएं। मैंने एक एनालिसिस किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस आया कि अगर बच्चों को चॉइस दी जाए, यानी जहाँ पे साइंस और कॉमर्स सब्जेक्ट हैं वहाँ पे आर्ट्स सिर्फ 44% बच्चे आर्ट्स लेते हैं और 56% बच्चे बाकी सब्जेक्ट लेते हैं। यानी 56% बच्चे या तो साइंस लेंगे, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स। लेकिन जहाँ चॉइस ही नहीं है, अगर ओवरऑल बनाया हमने तो हमारा ये जो 44 का जो आंकड़ा था वो 55 हो जाता है। 55% बच्चे आर्ट ले रहे हैं और बाकी बच्चे आपके दूसरी जगह पे जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि +2 के बाद उनका रास्ता क्या होगा, कहाँ जाएंगे। और आगे के लिए जो स्थिति ये है कि ये जो इलाका है, ऊपर का इलाका, हमारी बदकिस्मती है कि ना तो हम प्लेन की तरह, हमारे जमीनें प्लेन है जहाँ अच्छी खेती बाड़ी हो सकती है या इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है, और ना ही पहाड़ों की तरह ऐसा है कि जहाँ सेब हो सकता है। ये टोटल जो बीच का एरिया है तो सूखा एरिया है। तो यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की बिल्कुल ही दाल रोटी वाली बात है। अब बच्चे को कहीं कॉलेज भेजना है तो कहाँ भेजें? यहाँ से जाएगा तो या तो सोलन सरकारी कॉलेज है या अर्की सरकारी कॉलेज है, वहाँ पर भी, या फिर नज़दीक तो खुले, लेकिन वहाँ साइंस क्लासेस नहीं है। साइंस के लिए या तो आपको नालागढ़ जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब है वहाँ रात को ठहरना है, वहाँ मकान लेके रहना होगा, जो यहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो अब सबसे बड़ा जो मुद्दा था कि भाई यहाँ पर एक कॉलेज का होना जरूरी, और फिर कॉलेज वही ना हो कि जैसे सर आर्ट्स खोल दिया दिखाने के लिए कॉलेज, तो नाम तो कॉलेज ही होता है, आर्ट वाले के आपको होता है, साइंस वाले का भी। लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो कम्पीट कर पाएँ, कभी तो कम्पीट कर पाएँ। आज देखिए 74 साल हो गए लगभग, हमारी स्थिति में बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। अगर आप देख, खासकर एजुकेशन के मामले में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, तो बाहर नौकरियां कर रहे हैं, उन्हें अपने बच्चों को कुछ करवा दिया, घर से पढ़ करके अभी तक कहीं कोई ऐसा बच्चा मेरे को नजर नहीं आया कि जिस बच्चे ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर किया हो या है। तो ये तो जनाब शिक्षा की स्थिति है, नंबर की कोई कमी नहीं, टीचर्स भी अच्छी सैलरी है, सब कुछ है, अच्छा है, लेकिन एंड रिजल्ट जो हमारे जो बच्चों के ऊपर आना चाहिए। हमारी इसी कंस्टिट्यूंसी में 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर की, हमें कोई फ़ायदा नहीं इसका। इतनी दूर जाएंगे कैसे? यहाँ का प्राइवेट की फीस, या तो ये हो कि इस एरिया में यूनिवर्सिटी आई है तो कुछ कम से कम ये हो जाए कि चलिए साहब पहाड़ी क्षेत्र के लिए हम कुछ फ़ी में कंसेशन करते हैं, कुछ करते हैं। इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं, सबको CSR आजकल कंपल्सरी है।
मैंने तो देखा है CSR में कुछ काम होता पहाड़ी इलाकों में, कभी कुछ काम होता हो, कोई काम नहीं। तो ऐसे फंस गए हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ हर जो वो हैं सब जीतते भी हैं, इलेक्शन भी होता है, सब कुछ होता है। हम आम आदमी करे तो क्या करे, ये समझ में नहीं आई बात। तो ये तो हमारे साथ एजुकेशन का हालत है। एक और चीज जो बड़ी डिस्टर्बिंग चीज है, और उसमें कई बार हम भी प्रलोभन में आ जाते हैं। हमको आपस में लड़ाने के तरीके ढूंढे जाते हैं। एक चीज अनाउंस कर दो पट्टा में, दूसरी कर दो कोयला में, तीसरी कर दो कुठाड़ में, चौथी चंडी में, पांचवी मेरे गाँव में कर देना। हम बड़े खुश रहते हैं। आज तो होता क्या, जैसे कोयला में बिजली का SDO हो गया, चंडी में कोई और दफ्तर का, एक जगह में सारे ऑफिस एक ही जगह सारे काम हो जाएंगे, वहाँ जाएगा नहीं काम हो जाएगा। लेकिन अब जगह जगह कर देंगे तो साहब वो हर जगह के अलग है। कुठाड़ में सब तहसील में एफिडेविट बनाने कुठाड़ जाएंगे, आप ITI के लिए पट्टा में आएंगे, बिजली का काम होगा तो कोयला जाएंगे, IPH का काम चंडी जाएंगे, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि साहब इनकी एक सेंट्रल लोकेशन में एक जगह में सारी चीजें की जाए, ताकि सबको बराबर हो जाए चारों तरफ से, वो चाहे A गांव हो चाहे B गांव। और इसमें कोई बड़ा भारी बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है, सेंटर ढूंढना। एक ही जगह सारे हो जाएं, 10 से 15 जो है किलोमीटर हो जाए उतर पड़ेगा। सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है यहाँ की सड़कों की। हालांकि बहुत दूर नहीं है हमारे लिए बरोटी वाला और नारायणगढ़, बहुत दूर नहीं है। किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे तो मुझे लगता है कि बद्दी जो सबसे दूर का गांव होगा इस कंस्टिट्यूंसी का, उसमें लगभग 55 किलोमीटर होगा। 55 किलोमीटर क्या होता है, लेकिन ये 55 किलोमीटर के लिए आपको 3.5 घंटे लगेंगे, कमर सीधी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय डिजाइन पहाड़ का आदमी कोई नीचे नौकरी नहीं कर सकता। ये तो होगा क्या कि वहाँ दिहाड़ी लगा कर शाम को घर पहुँच जाएगा तुम। तो ये जो सड़कें हैं, वो सड़कें जो हैं जब तक ठीक नहीं होंगी, और ठीक होंगी कैसे, आप सबको पता होगा 2017 में जब भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए तो उन्होंने कोई मेरा ख्याल 60 के करीब जो है नेशनल हाईवे जो है हिमाचल के लिए बताए थे कि साहब डिक्लेयर किए थे, और ये भी शायद हमारे वाला भी था उसमें नाम। आज तक 4 साल नई गवर्नमेंट का भी, कोई पिछली गवर्नमेंट में हुआ 4 साल इसके भी हो रहे हैं लगभग, आज तक DPR नहीं बनी, किसी की नहीं बनी। उसमें जो है सोलन से लेके सपाटू से कंची मोड़ तक था, उसकी नहीं बनी, इसकी नहीं बनी, किसी और की नहीं बनी। तवज्जो ही नहीं, तवज्जो सिर्फ एक चीज़ के लिए कि साहब हमें बहुत अच्छी वोटें मिल रही हैं, हम इलेक्शन में बड़े जो है बड़े ढंग से जीत रहे हैं, वहीं तक सीमित रह गया है। और वैसे भी क्यों ना, हमारी बदकिस्मती एक और ये रही है कि आज तक जो हमारी मेन स्ट्रीम जो बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने कभी भी पहाड़ को किसी भी कभी एक बारी भी पहाड़ से किसी को टिकट नहीं दिया है 74 सालों में। तो फिर तो बहुत बढ़िया, बद्दी से जाएंगे आप जो है बड़े आराम से, सोलन होकर बहुत 4 लेन रास्ता हो गया है, फर्स्ट क्लास के क्रीमी सड़कें, यहाँ से नहीं माना किसी ने, जाके पैर ना फटी भी वही सो कह जाने फिर प्राइस। ये तो हमें इसलिए तकलीफ है कि हम यहाँ पैदा हुए बड़े हुए, हमें भूगता है। तो मुझे तो ये कहना था। और पानी के लिए जो इसके साथ अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी कि वाटर शेड डेवलपमेंट के ऊपर ऐसा तो बहुत खर्च हुआ होगा आज तक, लेकिन ग्राउंड पे क्या है, ये तो पूरे पहाड़ वैसे सूखे, बरसात में नदियों को क्रॉस नहीं कर पाते, और आजकल जो पीने को पानी नहीं। और इस बार तो सूखा इतना बड़ा है कि जितनी लोगों ने गंदम बोई थी उतना बीज भी पैदा नहीं हुआ इस बार। तो ये स्थिति हुई है, किसी के नहीं। अब पता नहीं हो, फिर कहेंगे गिरदावरी करेंगे, गिरदावरी के लिए क्या होगा, गिरदावरी करने से भी क्या होगा, बोलेंगे मामला माफ कर दें, कितना मामला था, मामले का माफ करके क्या फायदा। तो ये है कि अब तो ऐसा लगता है कि जीना दुभर सा हो रहा है, क्या किया जाए तो समझ नहीं। कुछ ना कुछ, अब लोग अपनी दाल रोटी के चक्कर में इतने बिजी हैं कि उनके पास अब वो ना आंदोलन की क्षमता है उनके पास,
आंदोलन तो वैसे कर सकते हैं जैसे आप दिल्ली में देख रहे हैं, लोग बाग जो है 6-6 महीने से दिल्ली में, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ तो हफ्ता भर अगर आपकी रोटी निकालनी मुश्किल है। तो ये जो मुख्य मुख्य बातें थी यहाँ की, जो आपसे हमने जिक्र किया, और अगर आपकी कोई उत्सुकता है तो हम उसका भी कोशिश करेंगे कि अपनी क्षमता के मुताबिक जवाब देने का। भगवान दास चौधरी जी भी से सब बंधुओं का, जैसे बंधुओं का, विशेषकर गणेश आनंद जी यहाँ पधारने वालों की टीम का हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है, जानकारी की बात है, मैं लोकसभा के बारे में, मैं लोकसभा 1943 में बनी थी प्रजा मंडल के रूप में। प्रजा मंडल वो मंडल था, शायद आगे वाली पीढ़ियों को शायद इसके बारे में ना भी ज्ञान हो। तो आज़ादी की लड़ाई में जिसने जो है ना कुछ अहम रोल अदा किया। 1960 में ये रजिस्टर हुई, तब तक अनरजिस्टर्ड चलती रही। आप लोग आए हैं पहाड़ की क्षेत्र की, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने के लिए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे मन में 2-4 बातें जो है वो विशेषकर घूमती रहती हैं, जो ये यूँ कह सकते कि दिल का दर्द भी है। हम अगर डीपली मैं सोचूं, वन्य जीव जंतु, आज ये प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है कि वन्य जीव जंतु इतने जो है वो शिकार करने से नहीं मारे जा रहे जितने ये प्राकृतिक आपदा से, पानी का अभाव में, गर्मियों में आगजनी के कारण मारे जा रहे हैं। तो क्या सरकार इनके बारे में कब सोचे? वैसे तो पाबंदी लगा रखी है सरकार ने, शिकार पे पाबंदी है, लेकिन उनको संरक्षण देने के लिए, उनको पालने के लिए क्या कर रही है? हमने कई दफ़ा प्रयास किया, वन्य जीव जंतु विभाग से भी और वन विभाग से भी। अभी कहीं भी पानी नहीं मिलता है जानवरों को। जब इंसान को पानी नहीं मिलता, जानवरों को कहाँ पानी मिलेगा? हम पर्यावरण संतुलन की बात कर रहे हैं, सरकार दावे करती है, तो पर्यावरण संतुलन कैसे रहेगा? ये एक अटूट सच्चाई है कि वन्य जीव जंतुओं का और पेड़ पौधों का, इंसान का आपस में एक कम्बिनेशन है जो इस पर्यावरण को जो है ना वो सुरक्षित रखता है। लेकिन उस तरफ जो है ना किसी भी विभाग का, ध्यान का कोई ध्यान नहीं। मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि मेरे इस दर्द को आप हाईलाइट जरूर करेंगे। दूसरा, पानी की बात कर रहे हैं, आजकल हाहाकार मच रहा है, दफ्तर खोले जा रहे हैं, सब डिवीजन खोले जा रहे हैं। फिर काहे के लिए? जिसके लिए तुम खोल रहे हो वो तो है नहीं। पानी कहाँ है? उसके लिए भविष्य की प्लानिंग क्या है? मुझे तो लगता नहीं कोई निकट भविष्य में कोई ऐसी प्लानिंग हो जिससे पहाड़ी क्षेत्र जो एक मरु बनता जा रहा है, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, जंगली जीव जंतु खत्म हो रहा है, उसके संरक्षण के लिए क्या कर रही है सरकार? दूसरा, यहाँ की बेरोजगारी के बारे में, यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। एग्रीकल्चर खत्म हो रहा है, खेत खलिहान जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। रोजगार का साधन अगर हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो एक निकट जो है वो बद्दी ही है, इंडस्ट्रियल एरिया बीबीएन का क्षेत्र है। लेकिन बीबीएन के क्षेत्र में जाने का कोई सोर्स नहीं, तो जो उसको जितनी उसको तनख्वाह नहीं मिलती जिसका उसका आने जाने में खर्चा होता है। मैं बहुत अच्छी तरह इस बात को समझ रहा हूँ कि पट्टा जोहड़ जी बस जो है वो ओवरलोड जाती है, हमेशा ओवरलोड जाती है। लॉकडाउन के टाइम में बंद होने के कारण बस बंद हो गई, लोगों को आना जाना मुश्किल हो गया। लोगों को 1.5 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये कर्जा करके मोटर बाइक ले करके जो है ना वो अपनी ड्यूटी पे जाना ज़्यादा बेहतर समझा। आज जो है वो बस खाली जा रही है, क्योंकि जितने उस पर सवारी थी
वो सारी जो है जिन्होंने बाइक ले ली है, जिसने कर्जा करके बाइक ली हो तो उसने किस्त भी देनी है, वो तो अपना जो है ना उसके हिसाब से आज बसें जो है ना खाती जा रही है। कारण एक ही है कि उनको अपना इमरजेंसी में साधन जुटाने पड़ गए, कर्जा करके मोटरसाइकिल लेने पड़े, और वो उस हिसाब से उसका टाइम बच रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस क्षेत्र की जो बेरोजगारी है उसके बारे में कोई शायद कोई किसी कोई सरकार का आज तक तो ध्यान नहीं रहा, सिवाय मैं समझता हूँ बांटने का। जब कुठाड़ को सब तहसील बनाया गया तो कुठाड़ जस्टिफाइड नहीं था, तब पट्टा जस्टिफाइड था जियोग्राफिकली, लेकिन बना दी कुठाड़ जो जस्टिफाइड नहीं था उस समय का बता दी। आज जस्टिफाइड हो सकता है, मैं उसके लिए इनकार नहीं करता। अब सब डिवीजन ने चंडी खोली, पानी ही नहीं है तो एजुकेशन सब डिवीजन खोलने का मतलब क्या, खर्चा बढ़ाने का मतलब होता मुझे समझ से बाहर है। गंबर खड्ड में 28 करोड़ शायद टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एक गंबर खड्ड में डैम बनाने की, पौंडेज एरिया बनाने की प्रपोजल भेजी थी, लेकिन उसके बारे में आज तक कुछ नहीं हुआ। वो उनको बनाने वाले मिस्टर मेहर सिंह कंवर जी जो ENC रिटायर हुए हैं, उनको रिटायर हुआ भी 5-7 साल हो गए, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई, जबकि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे लगभग हमारा पहाड़ी क्षेत्र जो है ना उस पानी से जो है वो महरूम नहीं रहेगा। पानी पीने का पानी भी मिल सकता है, थोड़ी बहुत इरीगेशन के लिए, किचन गार्डनिंग लिए उसके लिए मिल सकता है। दूसरा एक प्रपोजल हमने ये बनाई थी आपकी धार महता से शॉर्टेस्ट साई होकर, ताकि उस क्षेत्र के लोगों को बद्दी में दिहाड़ी लगाने के लिए, रोजगार कमाने के लिए एक शॉर्टेस्ट रूट हो जाए। उसके बारे में भी कुछ नहीं हो रहा। तो बहुत दुख की बात है कि ये जो बोझले बनाते हैं कि सोशल आदमी जो हो उसको तो एक जुनून होता है सोशल वर्क करने का, उसको जुनून को कोई नहीं रोक सकता, जो जुनूनी आदमी है। लेकिन अगर वो गलत चले तो बात समझ में आती है, लेकिन उसके जायज माइंड को ना पॉलिटिशियन उठाता है ना सरकार उठाती है, लोगों को राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कैसे जो है ना मैंने अपना वोट बैंक सुरक्षित करना। लेकिन ये तो एक अटूट सच्चाई है कि हमेशा तो किसी ने रहना नहीं है, लेकिन जब उसको किसी को टाइम मिला काम करने के लिए तो उसको ऐसे काम करके जाने चाहिए ताकि जिससे जो है आने वाली पीढ़ी या आने वाला भविष्य जो है सुरक्षित हो। ऐसा कुछ नहीं होगा स्वयं राजनीति के, स्वयं वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए। अभी आप बद्दी की बात ले लीजिए, आप निचले क्षेत्र की बात ले लीजिए। मैं नहीं कहता कि जो सस्ता नदी के किनारे किनारे जो भी गांव है, मैं नहीं कहता कोई ऐसा गांव हुआ जिसमें 1, 2, 4 आदमी जो है वो आज कैंसर के मरीज नहीं बन रहे, कारण पोल्यूशन। और दूसरा मैं खनन पे जो बोलना चाहूँगा, अगर हम बद्दी BBN की बात करें तो खनन, मैं नहीं कहता किसी के पास जो है जितने भी क्रैशर चल रहे हैं उनके पास कोई अपना जुगाड़ हो, अपना उनके पास इतनी एरिया की परमिशन हो जितनी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, सब जो है खनन होगा। कोई ध्यान नहीं है किसी का नहीं, सिर्फ। और खनन भी किसके लिए कर रहे हैं ये भी अपने आप में एक सवाल है। उसका बेनिफिट कौन उठा रहा है, इसका कोई नहीं चता रहा है। इसकी बात के ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा। मेरा आप सब बंधुओं से बहुत ही विनम्र आग्रह है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र की जो मूलभूत समस्या है, एक बात और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। SAKV रोड जो स्टेट हाईवे नंबर 9 है, ये सीधा जो है ना वो दारला घाट निकला था, और ये रोड तब निकला था चाइना वार के समय में, इमरजेंसी में स्नो जोन एरिया को से बाहर जो स्नो जोन एरिया पड़ता है तिब्बत बॉर्डर के लिए, उसके एवज में बना था। 62 में ये बनना शुरू हुआ था, जिसको ये बसंतपुर होकर शत्रुघ्न नदी के किनारे किनारे यानी स्नो जोन एरिया को जो है ना काट के बनाया गया। ये नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुआ, लेकिन नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुआ, अब जो सोर्सेज से पता लग रहा है कि नेशनल हाईवे जो है ना 7-8 साल बाद जो है ना वो रिजेक्ट कर देंगे। मुझे नहीं समझ में आती क्या कारण है रिजेक्शन का, ये विभाग जाने। लेकिन एक आशा बनती है
कि भी इससे जो है ना हमारा उद्धार होगा, हमारा क्षेत्र जो है ग्रीनी होगा या गर्भ होगा, उसकी आशाएं जो है वो फिर धूमर हो जाती हैं, झटके लगते हैं। एक आशा बनती है फिर डूब जाती है, एक आशा बनती है फिर डूब जाती है। मैं आप सबका, विशेषकर राणा जी का, रणेश जी का और उनकी समस्त टीम, बाई फेस मैं सबको जानता हूँ, शायद इंट्रोडक्शन नहीं है, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार कि आप यहाँ आए और आपने इस पहाड़ी क्षेत्र के दर्द को समझा और हाईलाइट करने की कोशिश की, करेंगे। और मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप आइंदा भी हमारे इस क्षेत्र की जो है मूलभूत सुविधाओं को उजागर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य में पट्टा नाली पंचायत से बीडीसी भाई रामरतन चौधरी जी भी आए हैं। बेसिकली वैसे तो आज कई प्रधानों ने आना था, परंतु पिछले कल ही अकस्मात ही प्रधानों से, जैसे अभी सुबह बात हुई, कहते हैं हमें रात को मैसेज आया वीडियो का धर्मपुर से कि आज मीटिंग रखी हुई है। तो सारे प्रधान जितने भी हैं वो आज धर्मपुर गए हुए, इसलिए नहीं आ पाए। हमारे मध्य में बीडीसी है भाई, वो भी थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र की बात रखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे उपस्थित मैं लोक सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मेंबरगण और हमारे भी प्रेस के सभी भाई बंधु, आप सबका मैं अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मैं भी दो तीन महीने से पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हफ्ते में 4 या 5 दिन मेरे तीनों पंचायतों में लग रहे हैं और मुझे मैं बहुत ही हैरान हूँ कि जनवरी महीने से ही यहाँ पानी की कमी, तीनों पंचायतों में पानी की कमी, इतनी कमी आ गई है कि लोग जनवरी से ही भटक रहे हैं। और अब जैसे कंडोल पंचायत है, कंडोल पंचायत में अब तीसरे दिन पानी आ रहा है। बहुत मुश्किल का काम है तीसरे दिन पानी आना, और लोगों ने अपने कैसे गुजारा करना। पशु भी हैं, पशुओं के लिए कोई तालाब नहीं है, कोई पीने के लिए पानी कोई और जगह नहीं है, कोई नालों में भी पानी सूख चुका है। पट्टा नाली पंचायत में भी यही हाल है, तीसरे दिन पानी आ रहा है, चौथे दिन पानी आ रहा है। अब भावगढ़ी पंचायत है, यहाँ भी चौथे दिन पानी आ रहा है। एक भावगढ़ी पंचायत में कोटड़ा गाँव है, वो गाँव बोरियों पर ही निर्भर था, अब वहाँ बोरियाँ सूख चुकी हैं। वो ऊपर बेजा पड़ता है एक, वहाँ हैंडपंप लगा हुआ, वहाँ से पानी ले आते हैं और कोई उनको कोई ऐसा साधन नहीं है। और मैं अपनी तरफ से बहुत भागदौड़ की है, बहुत भागदौड़ कर रहा हूँ, लेकिन जो ये महकमा है ये बिल्कुल भी कोई गौर नहीं कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि हम अपने तरीके से भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन शायद उनको आंदोलन ही पसंद है। हम आंदोलन करेंगे तो शायद हमारी समस्याएं भी हल हो जाएंगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आज मैं प्लेन की भी बात करूंगा, हमने जैसे पानी एक दिन नहीं आता तो हमारे लोग एक दिन में ही भटक जाते हैं और उसी टाइम समस्या का हल हो जाता है। यहाँ जितने भी अब ये ठेड़पुरा से जो बलौनी घाट कैंथा चढ़ियार वाला रोड है, इस रोड की इतनी बुरी हालत है कि इतने खड्डे पड़ चुके हैं, कहने को तो ये पक्का रोड है लेकिन बहुत बुरी हालत है। और एक यहाँ से ठेड़पुरा से सालगा कुनाना ओसी का वाला रोड है, ये रोड सरकार ने निकाल तो दिया है, लेकिन उसके बाद गटका डालना और उसके आगे काम करना शायद सरकार भूल गई है। मैं इसके बारे में भी मैं काफ़ी इनके PWD महकमे से को भी बोला है, उनसे भी पूछा है, वो बोलते हैं इसकी DPR गई है। और आज उस रास्ते पे पैदल चलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। जो पहाड़ी क्षेत्र है वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप लोग कहीं किसी भी गांव का दौरा करेंगे तो सबसे पहले वो रोड को भी भूल जाएंगे कि रोड भी छोड़ो, हमें पानी ही दिला दो, हमारी पानी की जो समस्या उसी का हल कर दो। मैं आपके माध्यम से सरकार को भी और जितने भी महकमे हैं इनको भी आग्रह करता हूं कि अगर
आप हमारी एक छोटी सी प्रार्थना से ही इसका हल कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं हम लोग आंदोलन करने पे भी मजबूर हो जाएंगे, हमें आंदोलन करना ही पड़ेगा। आगे आगे तो शायद पानी मिलना बहुत मुश्किल की बात है, बोरियां जो भी है, तीसरे दिन अगर 10 दिन से पानी आएगा तो लोगों का बहुत बुरा हाल होगा। मैं पीछे भी मार्च में भी मैंने बहुत भाग दौड़ की थी। मैंने रमेश राणा जी को, किशोर ठाकुर जी को, इनको भी मैंने डिपार्टमेंटों को मिला था, तो इन्होंने भी अखबार के माध्यम से ये आवाज़ उठाई थी। लेकिन डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन, अब तो वैसे भी 1.5 महीना हो चुका है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम पहाड़ के लोगों के साथ हैं, अगर ये ऐसा ही माहौल रहा तो हम आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। हमारे लोग मतलब पानी की वजह से अगर हमारे लोग मरने के कगार पर आ जाएंगे तो मतलब ऐसे महकमे हमें करने क्या है, जैसे हमारे चौधरी साहब ने, अध्यक्ष महोदय ने बताया कि महकमे ज़्यादा खोलने से या पैसा इतना बढ़ाने से क्या फ़ायदा, अगर इसी पैसे को इनके जैसे पानी का कोई ट्यूबवेल कहीं भी लग के इनकी समस्या हल हो जाए या कुछ किसी भी तरीके से हल हो। देखो पानी हर इंसान को चाहिए और पानी से बगैर कुछ नहीं है। आज लोग बीच में कई बोलते हैं, मैं घूमता हूँ, लोग बोलते हैं तो जैसे गाय दूध भी दे रही है, कुछ भी दे रही है, वो हमारे को बोलते हैं कि आप ऐसा करो, हमारे जितने पशु हैं गौशाला में, वहाँ हमारी बात करा दो, हम गौशाला में छोड़ दें ताकि हमारे पशु पानी के बगैर ना मरे। इतनी बुरी स्थिति है। मैं आपके माध्यम से फिर सरकार को भी, प्रशासन को भी आग्रह करूँगा कि इतनी बेन्यायी हमारे पहाड़ी क्षेत्र के साथ ना करें कि उनको किसी भी कोई भी सुविधा अच्छे ढंग से ना मिले। मैं आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। इसी बीच में जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नारा लगाते हैं आत्मनिर्भर भारत का, तो उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे मध्य में भाई अमर सिंह ठाकुर जी बैठे हैं। ये इन्फोसिस आईटी की बहुत बड़ी कंपनी के सर्वोच्च पद से वीआरएस लेकर के अपने वापस गाँव में आके इन्होंने पर्यावरण को, गौ संवर्धन को और खेती बाड़ी से हम अपने पहाड़ के पानी को और पहाड़ की जवानी को कैसे बचा सकते हैं, उसका इन्होंने एक एग्जाम्पल भी सेट किया है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा मीडिया से रूबरू आप भी हुए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं प्रेस क्लब भर्ती रमेश राणा जी, किशोर ठाकुर साहब और सारे इनके जो स्टाफ यहाँ पे आए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ मैं लोक सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे और इसके बहुत ही जो वरिष्ठ अधिकारी मेंबर हैं उनका भी मैं यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात करने का एक मौका दिया है। दरअसल मुझसे पहले वर्मा जी ने अपनी बात कही और चौधरी साहब ने भी, तो बातें तो वही है, पर मेन पॉइंट तो वही है, 4-5 मेन पॉइंट बनते हैं। तो मैं रिकैप भी करता हूँ और साथ में जो मेरा व्यू पॉइंट है, जो सोल्यूशन ओरिएंटेड है। हमारी समस्या तो हमने बता दी कि हमारी ये समस्या है, अगर पानी के बारे में हमारी समस्या है तो ये समस्या है, शिक्षा के बारे में समस्या है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये समस्या है। तो हमने प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंड सेट से तो हमने बता दिया अभी कि ये हमारी समस्या है, लेकिन उसको हम कैसे समाधान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें आंदोलन ही नहीं, हमें खुद भी करनी पड़ेगी, कहीं पे हमें सरकार की हेल्प मिलेगी वो भी हमें करनी पड़ेगी। तो ये 4-5 पॉइंट मैं आपको संक्षेप में रिकैप कर देता हूँ। पहला पॉइंट तो जो हमारे बात की थी, वर्मा जी ने भी कहा था कि भाई हेल्थ के बारे में हमारे यहाँ समस्या है, कहीं पे एक्सरे मशीन्स है, इक्विपमेंट है, मेडिकल इक्विपमेंट है, लेकिन डॉक्टर नहीं है, कहीं पे डॉक्टर है तो इक्विपमेंट नहीं है, और कहीं पे दोनों है तो फिर वो कागजों पे है। इसमें जनता तो अपने पॉइंट उठा सकती है और जनता ने सभाओं में, जो आम सभा यहाँ होती है, पहले भी ये हमारे यहाँ पे यूथ क्लब है एक, उसने भी ये पॉइंट काफ़ी उठाए थे कि यहाँ पे ये समस्या है, लेकिन यहाँ पे इसको करेगा कौन? हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं जनता के, ताकि हम बार बार सड़कों पे ना आए। हमारे जैसे बीडीसी के मेंबर यहाँ पे आज उपस्थित है, हम चाहते हैं कि हमारे एमएलए साहब भी कभी यहाँ पे हो, हमारे प्रधान भी यहाँ पे हो। मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे बीडीसी के मेंबर रामरतन जी का, क्योंकि 2-3 बार ये हमें मिले हैं और ये हर सभा में तकरीबन आते हैं। तो इनके माध्यम से, जैसे आपको हमारे जितने भी एमएलए उनको सबको पता होता है कि किसके यहाँ पे कौन, किसकी डेथ हुई है, किसके यहाँ पे क्रिया है, किसके यहाँ पे कब जाना है, हर मौके पे ये उपलब्ध होते हैं, जानते हैं। तो क्या इन्हें ये पता नहीं होता कि हमारे हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, वहाँ पे क्या कमी है क्या नहीं है।
ये जिम्मेवारी उनकी बनती है। जब वो चुन गए हैं तो प्रोएक्टिवली वो जो है इन चीज़ों का समाधान देके वहाँ पे देखे कि क्या है क्या नहीं है और क्या होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, क्विकली मैं आ रहा हूँ शिक्षा के ऊपर। वर्मा जी ने भी कहा था कि भी यहाँ पे स्कूल के नंबर बढ़ गए हैं। पहले स्कूल 2 ही होते थे, एक +2 का था, एक सीनियर सेकेंडरी था। बच्चों को क्या मिलता है? फाइनली बच्चे कहाँ जाते हैं? हमारे बच्चे ना IIT में जाते हैं, ना आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी वगैरह, NDA वगैरह में, कोई IITs में नहीं जा पाते हैं यहाँ पे, जबकि नंबर ऑफ स्कूल इतने बढ़ गए हैं। हमारे शिक्षित स्टाफ है, सब कुछ है। इसके बारे में स्कूलों के साथ मैं जब इन्फोसिस में था तो CSR के तहत एसोसिएट हुआ था, कंप्यूटर की डोनेशन करवाई थी हमने। तो आइडिया यही था कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हर साल उसकी एक सर्टेन परसेंटेज, चाहे 10% हो, 2% हो, 1% हो, टॉप क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाए कंपटीशन के आधार पे, या फिर किसी जगह पे उनकी सिलेक्शन हो, उस क्वालिटी की एजुकेशन होनी चाहिए। और वो तब होगा जब परफॉर्मेंस, हमारे स्कूलों की जो परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा। मॉनिटर कौन करेगा? हम लोग, जनता करेगी कुछ। और ज़्यादातर जो हमारे चुने प्रतिनिधि हैं वो आके एक साल में जब वो पारितोषिक परिणाम होते हैं, साल में इनके एनुअल फंक्शन होते हैं, उनमें आके पता करें कि भाई इस साल हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा, अगले साल का टारगेट क्या है, उसको आप कैसे अचीव करेंगे, उसके अगले साल का टारगेट है। तो पहले 1%, 50 में से एक बच्चा भी अगर हमारा उस लेवल पर जाएगा तो वो कुछ रोल मॉडल बनेगा। फिर दूसरे बच्चे जाएंगे, ऐसे आस्ते आस्ते ये स्टेप बाय स्टेप को साल दर साल ये इम्प्रूव होते जाना चाहिए। लेकिन ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट और मॉनिटरिंग और उसकी ट्रैकिंग, उसको ज़्यादा इनिशिएट हमारे जो चुने नुमाइंदे, इसीलिए हम उनको चुनते हैं कि भाई हर जनता जो है ना, हर समय जो है स्कूलों में ना खड़ी रहे, सड़कों में ना खड़ी रहे। ये हमारे जनता के नुमाइंदे हैं, ये जाके स्कूलों में देखे। इनका काम केवल जो है किसी की मरण दुकान, शादी, ब्याह और जन्मदिन में जाना ही नहीं है, क्योंकि वो वोट बैंक से ओरिएंटेड है, वहाँ से वोट मिलेगी। उनका फर्ज ये भी बनता है कि वो स्कूलों में जाए और इन चीज़ों पर ध्यान दें। एक मेन पॉइंट, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रिटेल स्टोर खोला हुआ है जहाँ पे हम ऑटोमेटेड बिलिंग करते हैं। बिजली की जरूरत होती है, यहाँ पे बिजली अक्सर जाती रहती है, हम बिजनेस कैसे करेंगे? तो ये हमारा भी एक पॉइंट है कि हमारे यहाँ पे 24/7 सप्लाई होनी चाहिए, बिजली की सप्लाई होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। आज़ादी हुए हमारे को 70 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पे थोड़ी सी हवा चली जो है ना, 3 दिन बिजली गायब रहती है। ये हमारे सारे दुकानदारों को सबको समस्या आती है। चारा काटने के लिए मुश्किल हो जाती है, कई बार तो बेचारे हमारे पशुओं को चारा, कटा हुआ चारा नहीं हम दे पाते हैं, इंतजार करना पड़ता है दूसरी सुबह का। तो ये हमारे जो है सुनिश्चित होना चाहिए। और इसको सुनिश्चित भी हमारे जो चुने नुमाइंदे हैं, कृपया वो इस 3 चीज़ों पे ध्यान दें। उनको जब ये पता है कि किस घर में कितनी वोट है, कैसे मिलेगी, तो उनको ये भी पता होगा कि किस यहाँ पे कहाँ पे कौन सी समस्या है और कैसे उसका समाधान होगा और कौन से चैनल उन्होंने जो है एक्सप्लोर करने हैं। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा जो है ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का। बद्दी बोटीवाला से लेके पट्टा तक यहाँ पे ट्रैफिक मर्जिंग होती है, हर जगह से ट्रैफिक आती है। कोयला से आती है, चंडी से आती है, बनल की साइड से आती है, जगजीत नगर से आती है, आपके कसौली साइड से आती है। यहाँ पे हैवी ट्रैफिक है। कम से कम ये 2 लेन जो है इसकी परफेक्ट बननी चाहिए, मेटल 2 लेन बननी चाहिए। बेशक आपने मतलब इसको नेशनल हाईवे बनना था, कहाँ ये नेशनल हाईवे बनना था? चौधरी साहब ने कहा स्टेट हाईवे 1960 में बना था ये, और किसके लिए बना था वो प्रबंध उन्होंने बता दिया। इसको नेशनल हाईवे बनना था, ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बन गया। मतलब हमारी तीनों सरकारों की जो ना, दोनों सरकारों की ये परफॉर्मेंस देखिए कि ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, उसके लिए फंड भी वैसे ही आएंगे, नेशनल हाईवे के लिए फंड्स भी हायर लेवल पे आते हैं, उसकी जो पुलियाँ भी उसकी स्ट्रेंथ की बनती है, उसके रोड की मेटलिंग भी उस लेवल पे होती है। लेकिन इसको इन्होंने मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बना दिया, उसका ग्रेड कम कर दिया ऊपर जाने के बजाय। जबकि ट्रैफिक हमारी कोविड के दौरान सबने गाड़ियाँ ले ली है, सब लोग का कम्यूट करते हैं, बद्दी बोटीवाला सब जहाँ यहाँ पे नौकरी के लिए जाते हैं। शाम को जो है ना वो तो मेडिकली टोटली अनफिट हो जाए कुछ समय के बाद। बेशक जो है ना आज वो कमा रहे कुछ ना कुछ कमा रहे, लेकिन उनकी जो मस्कुलोस्केलेटल जो समस्या है, ट्रैवलिंग, एक्सेस ट्रैवलिंग से, सुबह 2 घंटे जाना है, शाम को 2 घंटे वापस आना है, सुबह 6 बजे चलते हैं, शाम को रात को 8 बजे घर में आते हैं। बताइए उनके जो है ना उनकी जो है वर्क लाइफ बैलेंस क्या हुई? 0। तो ये सारी समस्या है हमारा। ये जो है डबल ट्रेन जो है बनना चाहिए, जैसे और उसमें जो है ना स्पेशल मार्किंग होनी चाहिए लाइट्स की। जैसे बद्दी से आप जैसे ब्रोटीवाला से देखो आप सतीवाला तक, उसको डबल लेन करो, यहाँ तक हरिपुर तक कर दो, हर साल 2-2 किलोमीटर कर दो, 4-4 किलोमीटर कर दो। और ये काम हमारे जो है हमारी जो है बीजेपी के मेंबर है, जिला परिषद के हैं हमारे, अब तो चेयरमैन साहब उनको हम बधाई देते हैं। तो यहाँ पे आके तवज्जो दें, ध्यान दें। यहाँ पे आके हमारे MLA साहब है, अभी जो है दिल्ली सरकार है, अगली सरकार भी आने वाली है, तो कम से कम इसके ऊपर ध्यान दें कि पट्टा तक जो है डबल हाईवे लेन करनी चाहिए। फिर हमारा जो मैंने इन्होंने कहा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमें अपनी मदद
बरसात इतनी होती है कि अगर हम पानी को कंजर्व करें, उसका दोहन ना करें, दोहन हम बाद में करें, लेकिन उसको कंजर्व, उसको जो है हम कैसे उसको यहाँ पे हम संरक्षित कर सकते हैं, वो छोटे छोटे वाटर शेड जो है कागजों पे नहीं, उसको हम बनाएं। तो मैं प्रेस क्लब बद्दी को इन्वाइट करता हूँ कि मेरे यहाँ पे चले। मैंने अपने श्रम से खुद के श्रम से 5-6 साल में एक मिट्टी का अर्धन डैम बनाया है। ग्रेविटी हायर लेवल पे है, तो वो ग्रेविटी वहाँ पे पूरा जो है पानी साल भर के लिए, मेरे लिए, पशुओं के लिए, जमीन के लिए, सिंचाई के लिए और खुद को पीने के लिए वो पर्याप्त है। वो जून के महीने तक नहीं सूखता जब तक जो है ना पहली मानसून की बरसात नहीं गिरती है, तो उसमें इतना पानी इकट्ठा हो जाता है। तो हम हर जगह जहाँ पे भी हमें जगह मिलती है, जहाँ पे खेती योग्य जमीन गंवाए बिना तटबंध करके हम छोटे छोटे डैम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देलजा है, जहाँ पे बेजा की और यहाँ ज्ञान की खट मिलती, वहाँ पे एक छोटा 20 फुट का 40 फुट का जो है एक छोटा सा पक्का डैम लगाए, यहाँ पे तटबंध करे, यहाँ पे एक छोटी सी झील भी बन जाएगी, उसमें मछली पालन भी हो सकता है, इकोनॉमिक इंजन भी बनेगा, इनकम भी आएगी, टूरिस्ट भी आ सकते हैं। यहाँ पे वीकेंड पे पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली और ये बद्दी रोटी वाला, नालागढ़ 4 सिटी हैं जो बिल्कुल क्लोज है। बहुत पॉपुलेशन जो वीकेंड पे यहाँ पे आना चाहेगी, तो वो इसको भी डेवलप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, यहाँ पे पानी भी मिलेगा। जंगली जानवरों की सबसे बड़ी समस्या है, हमारे चौधरी साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि जंगली जानवर अब जो है गर्मी आएगी, पानी नहीं मिलेगा, जंगलों में आग लगेगी, झुलस के मर जाएंगे। आप वहाँ पे जाके देखिए, जहाँ पे मैंने एक जो वाटर बॉडी बनाई है, वहाँ पे जंगली जीव जानवर इतने आगे हैं, जंगली जीव पनप गए, मोर आ गए, हिरन आ गए, वहाँ पे जो है बारहसिंगा है, आपके राड़ है, वो आ गए हैं। और हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उसको कोई मारे ना। मैं सीधे खुद इस बात का ध्यान रखता हूँ कि अगर कहीं पर किसी की बंदूक की इसने चलाई है, तो हम ध्यान दें कि उनको हम कम से कम गार्ड को मैंने 2-3 बार, हमारे यहाँ पे सैले हैं, सैलों को जो है ना लोग, हमारे जाति के लोग हैं, वो खासकर उसको टारगेट करते हैं। तो ये मैंने जो है ना सुनिश्चित किया कि हमारे यहाँ पे हम इन जंगली जीवों से को बढ़ाएं। पानी होगा तो पेड़ पौधे होंगे, हरियाली होगी, क्लाइमेटिक चेंज अरेस्ट होगा, जलवायु तकरीबन बराबर चलेगा, बारिश सामान्य होगी। ये सारा जो है हमारे यहाँ पे अच्छा, फिर उससे हमारी खेती बाड़ी भी अच्छी उन्नत हो गई है। हमारे यहाँ पे हर तरह की सब्जी फसलें। अच्छा, एक में पॉइंट जो इससे रिलेटेड है, मैं अपने हमारे यहाँ पे रामरतन जी आए हैं, जिनको हम अपनी बात कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे डेयरी फार्मिंग को और एग्रीकल्चर कृपया बढ़ावा दें। हमारे लिए मिल्क कलेक्शन और दूध को मिल्क प्लांट तक पहुँचाने की व्यवस्था करें। बहुत सी लेडीज़ हैं हमारे यहाँ पे जो कि आत्मनिर्भर होना चाहती है, जिससे जो है स्वस्थ दूध भी मिलेगा, आपको प्योर दूध भी मिलेगा, सब्जी भी मिलेगी। क्योंकि अगर पशु होंगे आपके, तो जो है आपकी गोबर होगा, गोबर से खेतीबाड़ी होगी, पानी कम मिलेगा, कम लगेगा, खादों का इस्तेमाल कम होगा। ये सब एक चीज़, एक इकोसिस्टम है। इसको डेवलप करने के लिए हमारी मदद करें और हमें सरकार से जितनी भी सहायता वो प्रदान करें। और मैं आखिर में अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप आमंत्रित हैं, आप आके देखें, वहाँ की डॉक्यूमेंट्री बनाएं, उसे हाईलाइट करें और इस मॉडल को जगह जगह बनाने की हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बात अधूरी रह गई है। मैं मेरे जहन में 2 पॉइंट और 2 मिनट जो मैं पहले नहीं बोलता। एक तो सबसे बड़ा जो यहाँ रोजगारी के मामले में मनड़ की जो सेंट्रल प्लेस बन गया है, 500 बीघा जमीन जो है इंडस्ट्री के पास, जहाँ तक मेरे ध्यान में आ रहा है तो 90 से करने की, या 90 के राउंड की है तो मुझे नहीं पता। आज तक वो जमीन खाली पड़ी। क्या वहाँ इंडस्ट्री को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता ताकि लोगों को जो है नियर बाई रोजगार मिल सके? दूसरा, मेरा प्रेस क्लब बद्दी के माध्यम से एक कहना हो रहा है, जब भी मेरे को जहाँ जिस मौके पर मुझे कहने का मौका मिलता है मैं चूकता नहीं। आज ही मेरे दोबारा याद आ गया, मैं उस बात को जरूर उठाना चाहता हूँ। जो ये हमारा प्लांटेशन का काम है, वन विभाग, जहाँ तक मुझे ध्यान में है 1965 के करीब से नर्सरियों का काम शुरू हुआ, प्लांटेशन का काम शुरू हुआ और लगभग हर बीट में एक बीट में एक नर्सरी हर साल लगती है। अगर नहीं तो 2 में एक तो लगती है और उसमें लाखों प्लांट जो है वो रोपे जाते हैं। बरसात के दिनों आते हैं तो उसकी प्लांटेशन होती है।
लाखों के हिसाब से प्लांटेशन होती है। लेकिन आज अगर हम उस सारे सिनेरियो को देखें तो अगर 65 से लेकर के आज 2021 होने जा रहा है, लाखों पौधे लगाए जाते हैं हर साल कागज में। लाखों पौधे जो है हर साल लगाए जाते हैं। और अगर हम उन लगाए हुए पौधों का हम आंकलन करें, उसका सर्वे करें, तो मैं नहीं समझता कि वो जो लाखों पौधे लगाए हुए हैं स्वाय जो कुदरती पौधे पैदा हुए हैं उनके अलावा वो जो लगाए गए प्लांटेशन किए हुए पौधे मुझे तो नजर नहीं आए कहीं 5% भी हों। क्या सरकार इस तरफ ध्यान देगी ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे? तीसरा मेरा पॉइंट है बीबीएन के बारे में। बीबीएन का पानी प्रदूषित होता जाता है डे बाई डे। क्या बाढ़ नदी का जो मेन जो है सोर्स बन सकता है बीबीएन में? बाढ़ नदी पे अगर पुल डैम लग जाए उससे कम शुद्ध पानी जो है वो सर्कल हो जाएगा बीबीएन के क्षेत्र में, ताकि इससे जो है जो संभावित बीमारियों का खतरा जो बना हुआ है बीबीएन में विशेषकर, तो उससे बचा जा सकता है। मेरा विशेष आग्रह रहेगा प्रेस क्लब बद्दी से कि इन मेरे टूटे फूटे शब्दों में जो भी मेरी भावना करेंगे और उस पर जो है पूरा करेंगे। धन्यवाद। अभी सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, मुझे अभी जो बातें छूटी थी, यहाँ का डेवलपमेंट का काम तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक इस एरिए में ब्लॉक ना हो। देखिए गजंगना देखिए, हम लगभग 30-40 साल हमारा ब्लॉक जो है वो जगजीत नगर होता था। दुनिया के नज़दीक आते हमारा जगजीत नगर से धर्मपुर चला गया। ये हमारी बहुत पहाड़ी क्षेत्र की बहुत बड़ी डिमांड है कि भाई यहाँ पर जो है एक ब्लॉक होना चाहिए, एक कॉलेज, और इस एरिए के लिए सब तहसील या तहसील होना बड़ा जरूरी है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। इनके को किसकी सेंट्रल लोकेशन में कर दें कोई, ताकि ऐसा ना हो कि लोग होता क्या लड़ाई करवाई जाती है, चंडी वाले उसके खिलाफ हो गए, पट्टा वाले खिलाफ, जैसे भी उठाड़ की और इधर की बात की। मैं ये कहता हूँ कि मेरा तो एरिया बिल्कुल किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। उसके बाद भी अगर चंडी और पट्टा के बीच में जो सेंट्रल लोकेशन में, ताकि गोयला भी नज़दीक, चारों तरफ नज़दीक पड़ जाए और एक जगह पे सारी चीज़ें होती, तो फिर संघर्ष नहीं कर रहे लोग, क्या यह जरूरी है? मैंने पहले कहा आपको कि संघर्ष जो है वो दो एक स्थितियों में होता है। एक तो ये होता है कि जब भर पेट आदमी को मिलता तब बोलता है कि ठीक है भाई ऐश करने की, जिससे मैंने कहा कि आपने भी देखा होगा यहाँ तो दाल रोटी से फुर्सत नहीं आदमी को, करे के आदमी अगर वो तो अगर कुछ दिन को कमाएंगे शाम को चूल्हा जलेगा, नहीं तो जो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। मुख्यमंत्री को मिले आप लोकसभा इस एक बारी मिले हैं, मैं लोकसभा एक बारी मिली है, लेकिन हमने तो बल्कि सीएम साहब का यहाँ का प्रोग्राम रखा था, पर्सनली भी मिले थे और बल्कि एमएलए साहब को भी ले गए थे और हमें तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मिलेंगे, लेकिन हमें बाद में पता चला कि साहब ये जो है आपको अब नहीं आएंगे आपके एरिया में जब तक कि पॉलिटिकली शूट करना चाहिए। आई डोंट नो पॉलिटिकली शूट का, वो ऐसे शब्दों से बचा जाना चाहिए, मैं बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वास्तविक स्थिति यही थी कि भाई नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक और हमारा तो 60 सालवां उत्सव था वो, हम उनको इनवाइट करने के जब हमारे 60 साल हुए थे संस्था के, हम बल्कि शिमला मिले, फिर कहा गया कि चंडीगढ़, हम चंडीगढ़ भी गए। तो मतलब ये है कि भाई चलिए कोई बात नहीं, आना ना आना एक बात है, कम से कम इस तरफ तो ध्यान दिया जाना चाहिए, नहीं तो फिर लोग बाग क्या करेंगे, लोग बाग फिर लोग वेट करते हैं ठीक है अगला इलेक्शन होगा तब देखेंगे, यही कर सकते हैं और क्या करेंगे लोग बाग। अब यहाँ के लोगों में
मेरे हिसाब से आंदोलन करने की क्षमता नहीं है। 1 या 2 दिन तो किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई धकेलता भी आंदोलन की तरफ तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ तो दाल रोटी का चक्कर है ना, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आप करो पहले। बस पकड़ लेना, पूरा कर लेंगे फिर समापन ही करते हैं। आज जो यहाँ हमारी आवाज़ को पहुँचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, माध्यम पूर्व डीसी साहब यहाँ के अध्यक्ष, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। वैसे तो कब्र कर चुके हैं, हमारे अध्यक्ष भी कब्र कर चुके हैं, उपाध्यक्ष भी कब्र कर चुके हैं, और वर्मा जी हैं बड़े, वो भी कब्र कर चुके हैं। लेकिन बहुत जो बात है, मैं इंडिकेशन की बात करूँगा, इंडिकेट करूँगा, स्थान इंडिकेट करूँगा। हवा में बात है, लिखित दूँगा, लिखित पे विचार किया जाएगा और उस पर सर्वेक्षण भी होना चाहिए। मेरी ये आपसे सबसे पहली प्रार्थना यही है। लगभग 4 साल पहले पीएससी गोयला मंजूर होने के बाद चालू कर दी गई। पहले वो पंचायत घर में चली और उसके बाद वो वहाँ काम कुम होना था तो वो उसमें डाल दी डिस्पेंसरी में। यानी वहाँ ऐसा हो गया आके जैसे कोई ठूस के भरे कुछ, एक कमरा है वहाँ। आज कोरोना के भी लोग आ रहे हैं, वहाँ की उपस्थिति चंडी से भी ज़्यादा है। ये नोट कीजिए, ये सर्वे से पता चलेगा, ये नोट मैं लिख के दूंगा। उसके बाद वहाँ पे बेचारा डॉक्टर तो है नहीं है, वो तो साहब पहले ही कवर कर चुके हैं, लेकिन एक फार्मासिस्ट के काबिल है। माफ करना, आगे होंगे डॉक्टर साहब, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो 3 साल, लगभग 3.5 साल वो बिना डॉक्टर के चली, ये तो बात क्लियर है। तो बिना डॉक्टर, जहाँ डॉक्टर है नहीं तो हम जाएंगे भी क्यों वहाँ। तो उसके लिए स्थान चयनित अभी तक अगर हुआ होगा तो पता नहीं, ठंडे बस्ते में है। अगर हुआ भी होगा तो मैंने सुनने में आया है कि 10-12 परिवार ऐसे हैं जो उत्सुक कहाँ के लिए हैं। कोयला में एक जगह है जहाँ जो ढलान बढ़ती है, स्लिपरी जगह है, बहुत बड़े बड़े डंगे लगेंगे, जितना उसका पैसा नहीं मंजूर होगा बिल्डिंगों के लिए, रख रखाव के लिए, जितना कि उन डंगों पे लग जाएगा। तो मैं एक ऐसी जगह बता रहा हूँ जो लिख के दे रहा हूँ इसमें, कि वहाँ पर किसी का इतराज नहीं है। और सेंटर पड़ता है, इसलिए सेंटर पड़ता है कि पीएचसी चंडी और सीएचसी अपग्रेड हुई है। दूसरी पीएचसी रामशहर में, और पीछे पीएचसी दिगल में है, और यहाँ पीएचसी पट्टा में है। तो सेंटर पॉइंट कहाँ बनता है ये देखने की जरूरत है, ये भी सर्वेक्षण किया जाए। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए पीएचसी के बारे में तो बयान कर दिया, और मैं लिख के भी दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि महोदय हमारे जो महिला सभा के अध्यक्ष हैं, ये स्टैंप लगा के आपको दें, क्योंकि हम जो है सब यूनिट गोयला से हैं। यहाँ छोटी यूनिट इसलिए रखी गई थी पूरे में लोग में कि हर आदमी अटेंडेंस नहीं दे सकता। ये बात आपके संज्ञान में दे दी है अपने साहब ने भी। तो इसलिए छोटी यूनिटें रखती हैं कि हर जगह हर आदमी की वहाँ मीटिंग की जाए और उनकी समस्या देखी जाए। तब ये महिला सभा ने ये किया था। तो महिला सभा सिर्फ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती है, आंदोलन नहीं कर सकती है, ये बात यहाँ की साफ है। फर्ज करो कि एक आदमी घर में कमाने वाला है, वही ताकतवर है, वो आंदोलन के लिए चला जाएगा, पीछे घर में सब भूखे मर जाएंगे, कोई घास में नहीं लाएगा। या भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जो है ये कंडीशन बनती है। तो इस तरह से मैं सबसे पहले आपको एक पॉइंट दिया है पीएससी गोयला को रख रखाव के लिए, जिसका सराउंडिंग एरिया के मैंने खसरा नंबर भी दिए हैं, वो मलकीत के हैं।
उस मलकीत के सराउंडिंग एरिया में वो आती है और बहुत अच्छी जगह है। कोई खुदाई का काम नहीं है, कोई वहाँ वेजिटेशन नहीं है। और बड़ी बात यह है कि वो चट्टानी एरिया, एक प्लाट पड़ता है चट्टान का। हॉस्पिटल को ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ इमरजेंसी की गाड़ी दरवाजे में जाए और परे से निकल जाए। उसके बाद दूसरा पॉइंट दे रहा हूँ मैं, सिंचाई योजना के लिए। सिंचाई योजना बहुत बड़ी यहाँ ना बनाकर जो हमारा यहाँ का पानी है वो बर्बाद हो जाता है। बारिश से ढलान है, ढलान की वजह से पानी खड़ा नहीं रहता। तो खड्डे ऐसी दो हमारे पास एक ऐसी खड्डे उपलब्ध है, जैसे ये पट्टा नदी गोयला से चलती है। सेकेंडली गोयला ही चलने वाली है क्वाज नदी परे को, जिसमें छोटे छोटे 3 से 4 डैम बन सकते हैं आराम से। वो परे को गई रामशहर की तरफ को, यानी पश्चिम साइड को बहती है वो नदी। तो गोयला आए होंगे आप सर, तो आप देख लेना उसमें। अगर वहाँ कहीं जगह कहाँ बन सकती है, कैसे बन सकती है, तो मैं अपना एड्रेस दूंगा, मुझे बुलाया जाए, मैं बताऊंगा। उसमें देखने वाली चीज़ ये है कि लोगों की ज़मीन ना डूबे, इतना बांध बनाया जाए। अगर पानी उसमें बराबर चलता है तो वो आसपास का जितना भी एरिया है वो वेजिटेशन भी होगा उसमें, और पर्यावरण भी ठीक होगा, जानवर पशुओं को भी होगा, और सिंचाई भी हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है, लेकिन छोटे टाइम। लेकिन इसको निकासी के लिए बंदोबस्त ऐसा होना चाहिए, मजबूत तरीके से बनाए। कोई ऐसे ठेकेदार ना हो के खटाई और बह गए। हाँ, बरसात में पानी आए, बरसात में जो ही पानी आए उसके लिए गेट बाल रखे जाएं जिससे कि पानी निकल जाए, यानी वहाँ सिल्ट ना भरे। अगला पॉइंट है, ये लघु सिंचाई योजना का हो गया। उसके बाद आया है बेरोजगारी। बेरोजगारी कम करने के लिए बहुत बड़ी बात है, चील पत्ती पे आधारित यहाँ कोई गत्ता फैक्ट्री लगे। लकड़ी भी सड़ रही है, वो उसमें जाए, रॉ मटेरियल यही मिलेगा, सिर्फ केमिकल लाने की जरूरत पड़ेगी। और बेरोजगारी पे काफी अंकुश भी लगेगा। और जगह माकूल है, रावण की जोड़ी से लेके पट्टे तक जगह ही जगह बीच में कहीं भी इंडस्ट्री लग सकती है, और ज्यादातर चीलों का एरिया भी यही है। आग भी नहीं लगेगी। और पर्यावरण से संबंधित बात यह है कि जो पौधे लगाए जाते हैं, जमीन पतली है, वो सूख जाते हैं, इसमें पौधा सूखेगा नहीं, अपने आप जंगल पैदा होते हैं। कंडीशन ये है कि आग ना लगे। तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये मेरा बहुत एक खास पॉइंट है। बेरोजगारी पे भी इसका अंकुश जरूर लगेगा। अगली बात है, यहाँ पे बहुत टैलेंट सी छिपी हुई है, जिसके बारे में अध्यक्ष साहब बात कर चुके हैं। वो है, अगर यहाँ पे कोई कॉलेज आए, टेक्नोलॉजी कॉलेज, ITI, ताकि उनकी टैलेंसी उभरे, पॉलिटेक्निक, उनकी टैलेंसी उभरे और वो लोग यहाँ के नाम भी बनाए और अपना जीवन भी सुधार सकें, और इलाके का भी नाम हो। जैसे कि हमारे यहाँ जोगिंदर जी हुए हैं, वो टाइपिस्ट हुए हैं नज़दीक के ही, उन्होंने एशिया भर में नाम बनाया, वर्ल्ड में। और दूसरे हमारे यहाँ दिल्ली में पढ़े हो, जो यहाँ पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, कंवर मेरचंद जी, IIT, वो हिमाचल के चीफ रहे। तो यहाँ टैलेंसी की कोई कमी नहीं है, कमी सरकार की है। हम सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये सभी पॉइंट जाएं और अपने ढंग से लिखें। मैंने तो टेढ़ा मेढ़ा इसमें लिख दिया है, मैं लिखित दूंगा आपको, तो ये आप जरूर भेजें, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई इसमें गलत हो तो मुझसे मिले और मैं उनको बताऊं, स्पॉट पे बताऊं। ये नहीं है कि हवा में बात की जाए बैठ के चेयर पे, स्पॉट पे जाऊंगा, स्पॉट पे बताऊंगा। अगला पॉइंट है, हाँ, एक
ब्लॉक की बात हो रही थी, ब्लॉक की बात साहब ने बता दी है। सेंटर में कहीं भी हो तो ये बहुत अच्छी बात है। लोगों को दूर जाना पड़ता है, रास्ते कच्चे हैं, थोड़ी सी बारिश होगी, हम 10 किलोमीटर तो क्या 2 किलोमीटर नहीं जा सकते, पैदल जाना पड़ेगा, पैदल निकलना पड़ेगा। 25-25 साल हो गए रास्तों को बने हुए, सड़कों को कितनी बार लिख के दे दिया, लेकिन काम चला हुआ कहीं नहीं भी चला हुआ। कहीं डीपीआर बन रही है, कहीं नहीं भी बनी। पुराने काम की डीपीआर बनी हुई अभी तक फाइनल नहीं है। मैं साफ लफ्जों में कह देता हूँ, खेती के भी के लिए मैंने 17 साल लड़ाई लड़ने के बाद खेती के भी जब काम हुआ तो आज वो 15 पंचायतें उसमें कवर हो रही है। मेरे पास इसका रिकॉर्ड है। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ की जनता को ठगा जाता है और वो लोग वोट डाल देते हैं। वोट की महत्वता नहीं समझते कि क्या महत्वता है। हमें काम करने वाले आदमी की जरूरत है, ना कि लुभावने आदमी की जरूरत है। आगे हम बड़ा सोच के ये काम करेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत कि आप ये हमारी सरकार तक बात पहुंचाएं। मैं इसके लिए और अपनी मैं लोकसभा की तरफ से, अपने महोदय की तरफ से आभार प्रकट करूंगा कि ये 4 दिन के अंदर अंदर पेपरों में और उसमें आ जाना चाहिए, टेलीविजन में भी आ जाना चाहिए। मैं इसके लिए तैयार हूँ, जहाँ भी खड़े होना है खड़ा हो जाऊंगा। हालांकि मेरी 81 एज चल रही है, अभी कोई परवाह नहीं है। जनता के लिए जीना होता है, पर्सनल काम के लिए नहीं। क्योंकि मैं कैप्टन रिटायर हूँ आर्मी से, मैं लोगों की भलाई के लिए मैं पॉलिटिक्स भी कम करता हूँ, काम करता हूँ। पूजा करने जो काम करेगा उसकी पूजा होगी, बेकार आदमी की पूजा नहीं होगी। हमें पदवी की कोई जरूरत नहीं है, ना हमें कोई पदवी धारक की जरूरत है। जरूरत तो उसकी है जो काम करे। जय हिंद। ज्यादा ना कहते हुए ज्यादा बोल दिया होगा तो मुझे क्षमा भी करें। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया कैप्टन साहब, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही जोशीले और सूझवान ऐसे उपाध्यक्ष महालोकसभा को मिले हैं। हमारे अधिकतर जो पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख मांगे हैं आपको हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा रूबरू करवा दी गई है, जिसमें से स्वास्थ्य की स्थिति वर्मा जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, शिक्षा की क्या स्थिति है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसमें मेन प्रमुखता है जो जिसको मैं भी जोड़ना चाहूँगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारा 18 से 19 पंचायतें हैं और जिसका दूरगामी क्षेत्र सोलन या नालागढ़ पड़ता है कॉलेज, उसको प्रमुखता से यहाँ पर खुलना चाहिए। ये पहले की सरकारों की नाकामियाँ रही है, पहले के नेताओं की चापलूसियाँ रही है। जब यहाँ पर दून विधानसभा को कॉलेज मिला था तो क्यों यहाँ से बरोटीवाला गया वो, जबकि बरोटीवाला क्षेत्र के अंदर 8-10 किलोमीटर के अंदर 8 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसको क्यों बरोटीवाला को खोला गया। अगर वो वहाँ भी आज भी वहाँ आर्ट्स का ही सब्जेक्ट चल रहा है, अगर वही चलाना था तो यहाँ चलता। कम से कम जो हमारे यहाँ के बच्चे +2 के बाद बेरोजगार बेघर हो जाते हैं, ना उनको कोई गाइड करने वाला है, ना उनके पास कोई आगे साधन होता है कि हम कहाँ जाए क्या करें। कम से कम वो ग्रेजुएट तो हो सकते थे अगर यहाँ कॉलेज समय पे खुल जाता। प्रमुखता से कॉलेज यहाँ पर आज के समय की सबसे बड़ी प्रमुख मांग है, क्योंकि +2 आज के समय में कोई भी एजुकेशन कुछ भी नहीं रखता। +2 किया हुआ बच्चा तो ग्रेजुएशन के लिए बहुत जरूरी है, प्रमुखता से यहाँ पर कॉलेज हो। नंबर 2, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हमारे 68 विधानसभा क्षेत्र में केवल एक हमारा जो दून विधानसभा क्षेत्र है उसका अपना बीडीओ कार्यालय नहीं है, जो बहुत ही हमारे दून क्षेत्र के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। जबकि पूरे हिमाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला हमारा दून विधानसभा क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए का रेवेन्यू यहाँ से हमारी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। बड़े बड़े यूनिट ऐसे हैं जिनका 100% एक्सपोर्ट होता है, परंतु सरकार की नाकामियों की वजह कहेंगे हम। और सबसे बड़ी नाकामी हमारे यहाँ के जो भी लीडर रहे हैं, चाहे वर्तमान में हो चाहे पूर्व में हो, क्यों यहाँ पर बीडीओ कार्यालय नहीं खोला गया। यहाँ से हमारे कोई प्रधान बन जाता है, मेंबर बन जाता है, उसको 45 किलोमीटर धर्मपुर जाना पड़ता है। निचली 4 पंचायतें हैं, सूरजपुर है, बरोटीवाला है, मंदाड़ा है, कालू झंडा है, उनको 50 से 55 किलोमीटर जाना पड़ता है, जबकि नालागढ़ उनको नजदीक पड़ता है।
तो सबसे जरूरी जो बड़ी मांग है वो ये है कि दून विधानसभा क्षेत्र का अपना वीडियो कार्यालय हो। पहले वैसे ही पहाड़ी क्षेत्र में 19 पंचायतें थी, 2 पंचायतें बढ़ गई हैं, इस समय 21 पंचायतें हो गई है। निचली पंचायतें अलग हैं। जब तक वीडियो कार्यालय नहीं होगा यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर दून का नहीं बल्कि पहाड़ी क्षेत्र में होना चाहिए, क्योंकि आपको जो है जो बीबीएन आई है वहाँ पे आज नहीं कल आपको कारपोरेशन मिलने ही वाली है। आपकी अभी भी रुक गई हो, वो पक्का आएगी, साल नहीं 2 साल में कारपोरेशनों की बीडीओ का दफ्तर बेकार हो जाएगा और फिर उसको बदलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज सोलन में बीडीओ का दफ्तर है तो सोलन जब चेंज नहीं हो सकता हो, तो यहाँ भी यही स्थिति है। हिमाचल में सबसे बड़ी अथॉरिटी बद्दी के अंदर है, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है। वीडियो कार्यालय पहाड़ी क्षेत्र में होना। वहाँ अभी यहाँ के नेताओं की नाकामी की वजह से अच्छा वाला नगर निगम मिल रहा था, इन्होंने हाय तौबा मचा दी जी, हमारे ऊपर टैक्स लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नगर निगम नहीं बन पाया। तो जो वीडियो कार्यालय है उसका केंद्र बिंदु भी और कॉलेज भी पट्टा महलों का जो सेंटर बिंदु बने और यहाँ की जितनी भी हमारी सूझबूझ वाली जनता है जहाँ वो प्रेफर करे वहां पर बने, इसके बिना संभव नहीं है। नंबर तीसरा आता है कि आप देखते होंगे नालागढ़ से हम जब स्वारघाट की ओर जाते हैं 8 किलोमीटर पर पंजैरा में सब तहसील बनाई गई है, वहां ऊपर 10 किलोमीटर रामशहर में तहसील बनी हुई है और यहाँ से 25 किलोमीटर बरोटी वाला है, 25 किलोमीटर उस तरफ कुठाड़ है जब भी हमें तहसील में जाना होता है। तो यहाँ पर बद्दी के हमारे पट्टा महलों के अंदर क्यों नहीं उप तहसील खोल दी जाती है। बेशक यहाँ 3 दिन नायब तहसीलदार को बैठाया जाए, जिससे हमारे जितने भी ये 18-20 पंचायतों के ग्रामीण हैं वो 25-25 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। सबसे बड़ी दुर्दशा तब होती है कि प्राइवेट बसें वाले इतने बसें चलती नहीं है क्योंकि इतने सवारी मिलती नहीं। कोविड के एक वर्ष का समय ऐसा हो गया, सरकारी बसों का तो गिना चुना समय है, 1 या 2 समय बस आती है, वो मिल गई आ गई तो चला गया, नहीं तो 2-3 दिन लोगों के ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो उप तहसील भी प्रमुखता से यहाँ खुलनी चाहिए। तीसरा, सड़कों का आपको बड़े अच्छे तरीके से विस्तृत तरीके से बताया। सड़कों की दुर्दशा के बारे में अपना ही आपको व्याख्यान करना चाहूंगा। हमारी पट्टा नाली पंचायत का बिल्कुल अंतिम छोर उसी गांव पड़ता है जो कोटबेजा पंचायत के साथ है। मेरे गांव में अभी तक सड़क नहीं है। 70-75 वर्ष हमें कहते हैं, हम आज़ादी के हो चुके हैं, हम 75वीं आज़ादी की साल मनाने वाले हैं, हमारे घर तक अभी तक सड़क नहीं है। आप सुन के बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि 2019 के अंदर 6 महीने के अंदर हमारे पड़ोस में 6 महीने में 3 मौतें हुई और मौतें ऐसी कि जब पेशेंट को चारपाई में उठा के सड़क तक लेके गए, सड़क तक पहुंचे नहीं हो और बीच रास्ते में ही पेशेंट ने दम तोड़ दिया। ऐसी 3 मौतें हुई है हमारे 6 महीने के दौरान। और हम उसका ज़्यादा दोष देते हैं कि वहाँ अगर सड़क होती तो पेशेंट समय से पहुँच सकता था, क्योंकि पहले तो गाँव वालों को बुलाया जाता है दूर से, चारपाई के लिए 4 व्यक्ति उठाने के लिए चाहिए होते हैं, चारपाई की वहाँ तक सड़क तक पहुँचे घंटों बीते जाते हैं, पेशेंटों ने दम तोड़ दिया। सड़कों की ये स्थिति है। हमारे जो बीटीसी है राम रतन चौधरी जी, उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से बताया है क्या स्थिति है उस सड़क की, ये सबसे जरूरी है। और बहुत से मुद्दे हैं पर प्रमुखता से जो मेरे ध्यान में है, यहाँ का कॉलेज का, दूसरा यहाँ अपना वीडियो कार्यालय हो, तीसरा सड़कों का सुधार हो जाए तो हमारी जो यहाँ की जनता है इतनी कर्मशील है, इतने कर्मठ है, इतने योग्यवान है कि वो स्वयं हर काम करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं और 18 घंटे मेहनत करते हैं। सड़क की सुविधा जैसे अभी चौधरी साहब ने कहा कि बरोटीवाला से सतीवाला तक अच्छा सड़क है, ऐसे ही झाड़ माजरी से हरिपुर साहब तक कितना अच्छी सड़क बन गई है। अगर उसको पट्टा तक बना दिया जाए तो यहाँ के लोग आसानी से आ जा सकते हैं। सड़कों की स्थिति सुधारने से बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। तीसरा मेरा अंतिम सुझाव सरकार को ये है, पिछले 30 वर्षों से जो बनलगी के अंदर उद्योग विभाग की जमीन पड़ी है, वहाँ जमीन पड़ी है, सरकार से हम 2-3 बार मिले भी हैं, राणा जी के साथ में जाके यहाँ पर मेंबर सेक्रेटरी से हम मिले थे और बड़े हमारी किस्मत की बात है कि वो यही स्थानीय कुनिहार से वहाँ पर कंवर साहब हैं, तो वो कहते थे जी वहाँ पर पानी नहीं है इसलिए इंडस्ट्री जाती नहीं है। तो ये सरकारों को सोचना है, जब हमारा इतना बड़ा गंबर नदी है जिसमें से 12 महीने इतना पानी हमारा बह करके वेस्ट जाता है, क्यों नहीं वहां पर पानी की व्यवस्था करके और वहां पर उद्योग वहां पर पानी की व्यवस्था करती है बनलगी क्षेत्र में। नंबर 2, वहां कहते हैं कि उद्योग जाने को तैयार नहीं होते, बरोटीवाला से दूर पड़ता है। सरकार क्यों नहीं पॉलिसी बनाती? 30 वर्ष पहले बनाई होती कि हम पहले सेल टैक्स होता था, उसमें आपको 100% ग्रांट रेवेन्यू छोड़ देते हैं जी। अभी जीएसटी है, आप 9% नहीं लगाएंगे, ऐसी भी वस्तुएं बनती है जिसपे 28% उत्पाद लगता है।
अगर आप 14% स्टेट गवर्नमेंट टैक्स छोड़ देती है तो 14% के लास्ट में कितने उद्योग लगेंगे यहाँ पर? आपका 30 वर्षों का हजारों नहीं करोड़ों अरबों रुपए का रेवेन्यू जो आना था वो नहीं आया है। कारण इसीलिए कि उद्योग नहीं लगा। आप छूट दे देंगे, एक तो हमारे लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना यहाँ पर साधन मिल जाएंगे, किसी की गाड़ी लग जाएगी, किसी को ट्रांसपोर्टर की सुविधा, किसी की दुकान बन जाएगी, किसी का कमरा बन जाएगा। मतलब इनडायरेक्ट रोजगार के साधन तो खुलेंगे ही खुलेंगे। साथ में सरकार को रेवेन्यू से कोई नुकसान नहीं होगा अगर ऐसी पॉलिसी बनाती है। जो पिछड़ा जहां पर एरिया है वहां पर क्यों नहीं छूट देती है? वो 18% वाले में 9%। अब स्टेट का जो टैक्स है वो नहीं लेंगे जी, सेंटर का है, सेंटर ले, हम स्टेट टैक्स फ्री करते हैं, कंपनी आएंगी यहाँ पर। तो मेरा तो यही कहना है, आप लोग हमारे महलोक सभा के बहुत से प्रबुद्ध वर्ग यहाँ आए और हमारी प्रेस क्लब बद्दी की टीम, भाई सुरेंद्र शर्मा जी, रणेश राणा जी, राज कश्यप जी, वर्मा जी और हमारे मीडिया, खासकर मीडिया सलाहकार कुठाड़ से राजीव शर्मा जी आए। आपका भी बहुत बहुत आभार करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आज की प्रेस वार्ता को यही समापन की ओर ले जाते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।